चलिए, तो हमें काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज इवनिंग के डीसीएस में हम लोग एक काम करेंगे, आप लोगों के जो इंडिविजुअल डाउट्स रहते हैं, कुछ थ्योरी रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, वो आप पूछ सकते हो। तो आप बस एक काम करिएगा, अपने थ्योरी रिलेटेड डाउट क्लास के बाद में दोपहर तक 3 बजे तक आप अपने थ्योरी रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सअप आप कर देंगे। उस वक्त ड्यूरिंग द डीसीएस जब मैं बात करता हूं तो बड़ा हेफाजर्ड हो जाता है, तो बेहतर क्या है कि आप अपने डाउट्स को पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें, उनको मैं एक जगह लिखकर फिर कंटिन्यूटी में उसको डीसीएस में डिस्कस कर दूंगा। तो जो भी आपके जीओसी में या आईयूपीएससी के कुछ भी अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, कोई भी थियरी रिलेटेड डाउट आपके पेंडिंग है या किसी तरह का कोई डाउट आपका पेंडिंग है, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दें अपने नाम के साथ में, ठीक है, दोपहर 3 बजे तक, राइट। नहीं, आपको क्वेश्चंस भेजने, आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, जो जो भी डाउट्स है आपके एक्स वाई जेड आप भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर लास्ट टाइम भी मैंने कहा, एक बार हमारा ऐसा सेशन हुआ था कि चलिए आप अपने डाउट्स पूछिए, तो वहां पर 1 2 3 4 कंटिन्यू 5 7 लोग एक के बाद एक के बाद एक बोलते जाते हैं, तो बड़ा हेफाजत हो रहा था। तो बेहतर क्या है, अब आप अपने डाउट्स दोपहर तक मुझे पोस्ट कर देंगे। सबके डाउट्स आने के बाद में फिर मैं लाइन से उसको लिख के और फिर लाइन से बताता चला जाऊंगा, ठीक है। यहां पर एकेडमिक रिलेटेड डाउट इन द सेंस कि जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड डाउट पूछा जाएगा। यहां पर ये डाउट नहीं कि सर स्टडी कैसे करनी है, रिवीजन प्लान कैसे करें, वो डाउट्स मैं अभी एंटरटेन नहीं करूंगा। डीसीएस का मतलब है आपको जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो, ठीक है। हाँ, उन बातों के लिए फिर से हम कभी बात करेंगे कि उठना कितनी बजे चाहिए, सोना कितने बजे चाहिए, पानी कितने ग्लास पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, बादाम कितने खाने चाहिए, ठीक है। ये सब के लिए हमारे पास में बहुत वक्त है बात करने को। अभी तो जो पढ़ा दिया गया उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़े। सब लोग आ गए प्रोबेबली। बच्चों अब मेरे साथ साथ थोड़ा सा लिखना भी है। अब कुछ टाइटल्स जो बचे हैं जीओसी के वाइंड अप करते हैं। एक टाइटल है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम उस पर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो क्या 2021 का ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर स्टार्ट करें? यस, चलिए। रेजोनेंस एनर्जी देखिए बेटा, अब पहले समझना फिर कॉपी करना। रेजोनेंस एनर्जी को मैं डिफाइन कर रहा हूं बेंजीन और एनिलीन का एग्जांपल लेके। तो देखिएगा, बेंजीन के बारे में आप सब जानते हैं कि बेंजीन की ये दो केकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये दोनों केकुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हमें ये भी पता है कि दे बोथ आर इक्विवेलेंट, दीज टू आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक्चुअल बेंजीन जो होती है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी से कम, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, RH रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूं वाई एक्सिस पे। अब समझो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का लेवल। तो हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मान लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पोटेंशियल एनर्जी का ये लेवल है, रेजोनेंस हाइब्रिड का ये लेवल है। तो इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, RE, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between most
stable RS and RH. That is known as resonance energy, potential energy difference between most stable RS and RH. अब ये most stable RS and RH, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा. एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एनिलीन की. तो एनिलीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है वो क्या क्या बनती है? तो एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, एक सेकेंड, एक ये, फिर लोन पेयर पायर रेजोनेंस की वजह से हम आरएस जो बनाते हैं, ये सब ऑलरेडी आपको पता है. एक ये, फिर ये, फिर ऐसा, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दी. अगर इनको एबीसी मार्क कर दूं मैं, ए बी सी डी और ई, तो इनकी स्टेबिलिटी आपको पता है. स्टेबिलिटी किस किस की ज्यादा होती है? तो ए इक्वल्स टू ई, ठीक है, वो आपको पता है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. फिर बी इक्वल्स टू डी और लास्ट में सी. ये ऑलरेडी, अब इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो दोबारा बात करने का कोई मतलब नहीं है. तो अब मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे लेता हूं बेटा. और एक आरएच बना रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसा बनेगा? यहां -1 और यहां पर +1. ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं. मुझे बता सकते हो एफ कहां पर आएगा बेटा स्टेबिलिटी में? अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को भी लेना चाहूं तो एफ कहां पर लिखूं? पहले लिखूं, बाद में लिखूं, बीच में लिखूं, कहां लिखूं एफ? एफ कहां लिखूं? ए के पहले, बिल्कुल भाई. रेजोनेंस हाइब्रिड तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा, तो एफ जो आएगा वो तो ए के भी पहले आएगा. ठीक है, तो ये होगा एक्चुअल में. चलो अब इनको पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे लेते हैं. तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो एफ यहां पर, विच इज आर एच, रेजोनेंस हाइब्रिड. फिर ए बी नहीं, ए ई, फिर बी डी. बी और डी सेम लेवल पे हैं, इक्विवेलेंट आर एस से, स्टेबिलिटी सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी. बी डी और सी यहां पर. तो एनिलीन की ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी में डिफरेंस था, तो पोटेंशियल एनर्जी के लेवल में भी डिफरेंस होगा. और रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पर है. अब इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन होगी वो किस किस का डिफरेंस होगी? क्या वो सी और एफ का डिफरेंस होगी, कि बी और डी का एफ के साथ डिफरेंस, या ए और ई का एफ के साथ डिफरेंस? तो आप डेफिनेशन पे जाइए. रेजोनेंस एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड आरएच. बता सकते हैं इनमें मोस्ट स्टेबल आरएस कौन सी है? ये 5 आरएस है, विच इज मोस्ट स्टेबल बेटा, साफ दिख रहा है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम वो मोस्ट स्टेबल, मतलब ए और ई आर मोस्ट स्टेबल. तो ये जो डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल एनर्जी का, ये जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनिलीन. मुझे लगता है आप लोगों को अब रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड आरएच, दैट डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी. तो क्या डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? चलो अब इसको फटाफट कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो.
अब आगे देखो, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बात आती है इसको कैलकुलेट करते कैसे, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको समझिए। जब रेजोनेंस एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी हो तो हम पता है क्या करते हैं, हम लोग कोई भी एक एंथैल्पी यूज करते हैं। जैसे आई थिंक आप लोगों ने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री पढ़ा है क्या, एक बार बताओ जरा, थर्मोडायनामिक्स थर्मो केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा है। पढ़ोगे आप लोग, डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज वहां पर डिस्कस होती हैं। तो एक जो मैंने पढ़ा दी मैं उसी को यूज करता हूं। मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया, ठीक है, तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में यूज करूंगा। तो रेजोनेंस एनर्जी की कैलकुलेशन में मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से आपको रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करके बताता हूं। तो जो भी आप एंथैल्पी यूज कर रहे हो, theoretical value of that enthalpy या expected value, theoretical value of, अपन ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा तो अपन उसी से कर लेते हैं। तो theoretical value of HOH minus actual value of HOH, this difference will be resonance energy। कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं, डेफिनेशन तो वो है बट कैलकुलेशन में हम ऐसा करेंगे। तो कोई भी एक एंथैल्पी हम यूज करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस उसकी एक्चुअल वैल्यू। देखिए जैसे, अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना बेटा। जैसे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन पे हमने H2Ni लिया, तो आप सबको पता है तो हाइड्रोजनेशन है, तो यहां पर सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया। हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होता है तो हीट इवॉल्व होगी। तो यहां पर मोल जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज लेट माइनस 30 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब सुनो, ये है आपकी कॉन्जुगेटेड डाइन, बिल्कुल ध्यान से समझता ना। कॉन्जुगेटेड डाइन को कंप्लीट सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ H2 बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर डेल्टा H HOH जो एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड क्या है आप बता सकते हो? कितना एक्सपेक्टेड है, कितना एक्सपेक्टेड है, या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 60। भाई आप सीधा क्या दिमाग लगाओगे कि यार एक डबल बॉन्ड पे H2 ऐड करा तो 30 रिलीज हुई, तो दो डबल बॉन्ड पे H2 ऐड करेंगे तो 60 रिलीज होनी चाहिए, और क्या। तो एक्सपेक्टेड कितना है? 60 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक डबल बॉन्ड के लिए इतना, तो कितने डबल बॉन्ड है? दो डबल बॉन्ड है, उनके लिए इतना एक्सपेक्टेड है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड, एक्चुअल जो होती है, एक्चुअल वैल्यू वो ये नहीं होती बेटा, वो 57 किलो कैलोरी ही होती है एक्चुअल वैल्यू, 57 ही होती है। इसको एक काम करते हैं, ग्राफ पे लेते हैं, तब बात ज्यादा समझ में आएगी। ध्यान देना, ध्यान देना। बिफोर हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्साडाइईन है, आफ्टर हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन है। डेफिनेटली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का लेवल नीचे होगा, क्योंकि ये साइक्लोएल्केन और ये एल्काडाइईन नजर आ रही है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है तो ये नीचे लेवल पे होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैं कहूंगा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो यहां पर है। अच्छा, साइक्लोहेक्साडाइईन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे 60 के लेवल पे ऊपर होना चाहिए, तो इसका जो लेवल है इससे 60 किलो कैलोरी ऊपर होना चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि भैया ये 60 किलो कैलोरी ऊपर होना चाहिए। यहां पर आप साइक्लोहेक्साडाइईन को सोच रहे थे, और आप ये सोच रहे थे कि जब ये हाइड्रोजनेट होगा तो 60 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर देगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपके सपनों पे पानी फिर गया, और ये 60 नहीं, ये ससुरा 57 ऊपर आया। एक्चुअली 60 ऊपर नहीं है, ये 57 एक्चुअली ऊपर है।
ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेक्टेड लेवल से ये खुद नीचे शिफ्ट क्यों हुआ? अरे देयर इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी। आपको अच्छे से पता है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन में भैया रेजोनेंस है पाई पाई में, और पाई पाई में रेजोनेंस है, तो एक तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। वो अलग बात है कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बट डेफिनेटली रेजोनेंस तो है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनी ना। तो एक्चुअल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेटेड डाइन में क्योंकि रेजोनेंस है, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे तो नीचे के लेवल पे होता है। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल तो यहां पर है, एक्चुअल मॉलिक्यूल तो यहां पर है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो जब नीचे आएगा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, वो एक्चुअल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो एक्चुअल इज 57। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी कितनी हुई? रेजोनेंस एनर्जी होगी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिस इज रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस डाइईन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम। इसीलिए आप देखो डिफाइन में कैसे करूंगा, डिफाइन में करूंगा द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड आरएच, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। बट कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोई भी एक एंथैल्पी हम यूज करते हैं, उस एंथैल्पी की एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी आई साइक्लोहेक्साडाइईन की, वो क्या आई बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थियोरेटिकल कितना था इसका? -60। क्या देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, राइट? तो -60 इज एक्सपेक्टेड, माइनस 57 इज एक्चुअल, तो इट कम्स आउट -3 किलो कैलोरी पर मोल। तो साइक्लोहेक्साडाइईन की जो रेजोनेंस एनर्जी आई वो कितनी आई? -3 किलो कैलोरी पर मोल। क्या बात समझ में आई अच्छे से? कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। तो डेफिनेशन अपनी जगह है, कैलकुलेशन अपनी जगह है, राइट? हर्ष अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दें बस। क्लास का कोई अगर चीज है तो वो डीसीएस में ले लेंगे। ये छाप लिया, जल्दी छापो। अगला ये कॉपी करो। अब मैं तुम्हें बेंजीन की कैलकुलेशन बताऊंगा। कैन वी मूव? चलो अब देखो, बेंजीन के से रिलेटेड मैं बात करता हूं। बेंजीन में भी जब मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं और कंप्लीट सैचुरेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो 3 मोल ऑफ H2 साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। मुझे बताइए डेल्टा H HOH एक्सपेक्टेड कितना है? कितना एक्सपेक्टेड है? -90। लेकिन पता है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी वो होती है -36 किलो कैलोरी पर मोल। ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी -36 किलो कैलोरी पर मोल। तो ग्राफ पे लेते हैं, देखिए सैचुरेशन के बाद साइक्लोहेक्सेन, हम इससे कितना ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 90 ऊपर होगा।
ज्यादा ही ऊपर हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि बेंजीन यहां पर होगा, लेकिन हमें पता है भैया कि इसमें रेजोनेंस है, तो जो एक्चुअल बेंजीन है वो एक्चुअल बेंजीन तो यहां पर है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है। आप सोच रहे थे कि 90 ऊपर होगा, बट एक्चुअली तो ये है। ये कितना होगा, देखो ये डिफरेंस है कितना, 36। तो 90 में से 36 माइनस करना, एक्चुअल एचओएच आ जाएगी। 90 में से 36 माइनस करिए 54, तो ये एक्चुअली 54 ही ऊपर होता है। तो यहां पर डेल्टा एच एचओएच एक्चुअली फॉर बेंजीन इज व्हाट, 54 किलो कैलोरी पर मोल। अब सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इसका मतलब तुमसे अगर पूछता है कि भैया एचओएच कंपेयर करिए किस किस में, कॉन्जुगेटेड डाइईन में और एक बेंजीन में। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसके हिसाब से तो गलत आंसर देंगे। हमने पढ़ा था मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर एचओएच, तो उसके हिसाब से तो एचओएच ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली इसकी है, क्योंकि हमने तो अभी देखा है डेल्टा एच एचओएच जो एक्चुअल होता है वो इसका था 57 और इसका था कितना, 54। तो भैया मैग्नीट्यूड, अच्छा एक और चीज, एचओएच जब भी कंपेयर होता है ना, एचओएच जब भी कंपेयर होता है तो मैग्नीट्यूड कंपेयर होता है, साइन कंपेयर मत करना, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को जब एचओएच से रिलेट करोगे, और जो हम बोलते हैं कि मोर स्टेबल एल्कीन लेस एचओएच, तो वो नेगेटिव साइन हटा के वहां मैथ्स मत लगा देना, नेगेटिव साइन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बता रहा है, मैग्नीट्यूड कंपेयर होता है। तो देखिएगा आप बेंजीन के कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड 57 ज्यादा है, तो कॉन्जुगेटेड डाइईन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसकी एचओएच ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, हम तो पढ़ रहे थे मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऐसा इसलिए हो बेटा कि यहां पर न केवल कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी है, और एरोमेटिसिटी बहुत गजब की चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से इतना ज्यादा स्टेबल हो गया कि उसका जो एक्चुअल लेवल है वो काफी नीचे आ गया, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी ज्यादा आ गई। कॉन्जुगेट डाइन में 3 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी थी और यहां पर 36 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी, तो डेफिनेटली अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो बहुत नीचे के लेवल पे आएगा, फिर तो एचओएच कम ही रिलीज करेगा ना। बात समझ में आ गई। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखें कॉन्जुगेट डाइन और बेंजीन का, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ पाई से तुम गलती कर दोगे, राइट। नोट करो उसको। तो कॉन्जुगेटेड डाइन और बेंजीन में मैंने देखा है बच्चों को ये बात याद नहीं रहती है, तो यहां मोर नंबर ऑफ पाई वाला फंडा नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ये एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी तो एक्चुअल एचओएच कम आती है। चलिए आगे बढ़े हम। अब चलो ये तो हो गया रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कैसे करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है। देखो यार, रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कैसे करते हैं, तो मैं एक चीज कहूंगा, रेजोनेंस एनर्जी कहीं ना कहीं स्पीशीज की स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर है। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी तो एक्चुअल मॉलिक्यूल काफी नीचे होगा, काफी कम पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कह सकते हैं कि हायर द रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल द सिस्टम, ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। तो इट इज एन पैरामीटर ऑफ टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी अमंग द गिवन स्पीशीज, तो मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस एनर्जी या हायर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल, हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन कंपेयर करते कैसे हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, उनमें रेजोनेंस एनर्जी कैसे कंपेयर करें, जैसे क्वेश्चंस के थ्रू हम बात करेंगे। नाउ वी हैव टू कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी।
कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, क्वेश्चंस के थ्रू बात करूंगा। क्वेश्चंस नोट करते जाइए। क्वेश्चंस नोट करिए, क्वेश्चंस के थ्रू हम बात करेंगे। बच्चों देखिए, नहीं अभी लिख भी लेना, पहले समझो रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करते कैसे हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, कैलकुलेशन समझ में आ गई, बट कंपेयर कैसे करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा दो अलग अलग लोगों की कंपेयर होती है, दो अलग अलग कंपाउंड्स की कंपेयर होती है, दो अलग अलग स्पीशीज की कंपेयर होती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं लास्ट, मुझे अचानक से एक और एग्जांपल याद आया। मैं यहां पर 10th कर रहा हूं बेटा, है ना, तुम लोग इसी सीक्वेंस में लिखना। 10th यहां पर लिख देता हूं। कॉपी भी बाद में करना, अभी समझो कंपेयर कैसे करते हैं। यार देखो, रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करते कैसे हैं, इसका कोई फिक्स वो नहीं है कि यार ऐसे 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 करना, ऐसा नहीं है। दिल अपने आप कहता है कि ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है या नहीं। सीरियसली, मतलब दिल की आवाज सुनोगे, मन की आवाज सुनोगे, मन बोल देगा किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। तो इसका एक सीधा फंडा मुझे नजर आता है, अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा है तो सच्चा है, सच्चा है तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होती है, अच्छा है। अगर कोई अच्छा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, अच्छा वाला फील आना चाहिए। या मैं कहूं जो उससे एक्सपेक्टेड है, जो भी काम एक्सपेक्टेड है वो काम वो अच्छे से करे तो अच्छा है। भाई जैसे आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, अभी उम्र के जिस पड़ाव में आप लोग हो, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। क्या आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग मूवीज देखें, व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, क्या आपसे ये एक्सपेक्टेड है क्या उम्र के इस पड़ाव में? बताइए आप, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। भाई आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? पहली एक्सपेक्टेशन है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहली एक्सपेक्टेशन कि भैया स्वस्थ शरीर हो आपका, तो उसके लिए भैया जरूर एक्सरसाइज करिए। 15 मिनट आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मतलब रनिंग करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, पसीना आना चाहिए, कुल मिला के बात ही।
बैडमिंटन के लिए, कुछ भी। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखिए। मानसिक स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मेडिटेट करिए, मन पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। पूरी जिंदगी मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, शारीरिक स्वास्थ्य फिर मानसिक, मतलब मानसिक स्वास्थ्य फिर शारीरिक स्वास्थ्य, प्रायोरिटी वाइज अगर बात करूं तो मैं। और फिर तीसरा क्या होता है भैया, फिर आप पढ़ाई करो, जितना टाइम मिले, जितना हो सके हर दिन सोने के पहले ये इंश्योर करो कि यार आज जितना एक्सपेक्टेड था मैंने तो पढ़ाई किया है, मैंने अपनी तरफ से जोर पूरा लगाया। तो अगर ये करोगे, जो एक्सपेक्टेड है वो करोगे तो अच्छा है। अच्छा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल होते चले जाओगे, स्टेबल माइंडसेट, अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे, बढ़िया। ठीक है, तो देखो मिलके सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट वाले में साफ दिख रहा है, यहां कॉन्जुगेशन है, यहां पर नहीं है। बताओ क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? कॉन्जुगेशन होना या नहीं होना, क्या अच्छा है? सर कॉन्जुगेशन होना अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, वही सच्चा है, वही रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्या अच्छा है? कॉन्जुगेशन यहां भी है, यहां भी है, क्या लगता है तुम्हें क्या अच्छा होना चाहिए? दिल अपने आप, मन की आवाज सुनो बेटा, मन 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 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है हर इंसान की। मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन है, मन ही वो है जिसको आप नहीं जानते। तो मन, बाद में कभी मन पे लेक्चर दूंगा मैं, अभी बताओ। तो क्या अच्छा है? ए, हाँ ए भाई, कॉन्जुगेशन दोनों में है, लेकिन ए वाले में हमें क्या अच्छा लग रहा है? ज्यादा कॉन्जुगेशन है, मोर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है। मोर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है, अच्छा है, अच्छा है तो सच्चा है, सच्चा है तो बच्चा है, बच्चा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा अच्छी है। समझ में आई बात? थर्ड में क्या लगता है तुम्हें क्या अच्छा है? मन की आवाज सुनो, दिल की आवाज सुनो, दिल सही बोलेगा। अरे बेंजीन, रेजोनेंस इसमें भी, लेकिन अरे वो रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस है यार, एरोमेटिसिटी, मजा आ गया, मजा आ गया। समझ में आई बात? जैसे फोर्थ में दिल क्या कहता है? दिल सही कहता है, दिल की सुनो तो सही। ये बात, क्या बात, दिल तो सही कह रहा है। ये नहीं कहना सर दिल तो बच्चा है जी। तो ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। अरे भैया एरोमेटिक, क्या बात, क्या बात। ठीक है, जैसे अब यहां देखो बच्चों, यहां देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन यहां भी, बेंजीन यहां भी है, राइट? यहां पर OH या NH2 में किस तरह का रेजोनेंस है, मुझे बताओ किस तरह का रेजोनेंस है? मतलब मेसोमेरिक की फॉर्म में बोलो तो प्लस एम के माइनस में क्या है एग्जैक्टली? प्लस एम है, प्लस एम है भैया, तो प्लस एम मतलब रेजोनेंस से देगा। तो देखो सबसे पहले तो बेंजीन के कंपैरिजन में फिनॉल और एनिलीन दोनों में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो दोनों जगह रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है बेंजीन के कंपैरिजन में। अच्छा अब मुझे ये बताओ, दोनों जब रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है, दोनों में प्लस एम है, प्लस एम मतलब देना, तो इनसे देना एक्सपेक्टेड है। कौन लोन पेयर देने का काम अच्छे से कर रहा है? इज इट OH और NH2? बताइए। ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कम लालची है अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, जो उनसे एक्सपेक्टेड है, अगर वो काम अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छा है, सच्चा है, बच्चा है, ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस एम है, पहली बात तो इसमें नहीं है, प्लस एम है, और ज्यादा अच्छा प्लस एम किसका? NH2 का, तो रेजोनेंस एनर्जी ये। ठीक है, तो नो प्लस एम। और इधर अगर बोलूं तो प्लस एम का एक्सटेंट क्या? NH2 OH से ज्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेजोनेंस एनर्जी के कंपैरिजन में पॉइंट्स निकल के क्या आ रहे हैं? अब पॉइंट्स ऐसा नहीं कि ये पॉइंट्स इसी ऑर्डर में, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट जनरल एक मन से परसेप्शन क्या आ रहा है कि कॉन्जुगेशन हो, मतलब जो मन में जिस तरह की भावनाएं आ रही हैं, जिस तरह के विचार आ रहे हैं, उनको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मन के विचारों को हम एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे मन में विचार तो बहुत सारे आते हैं, उसको लिखना इतना आसान नहीं होता, बट तो भी कोशिश करते हैं। मन के विचार क्या आ रहे हैं? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, फिर क्या? मोर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, मोर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छा है। फिर क्या? और क्या? एरोमेटिसिटी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, और क्या, इफ प्लस एम बेटर प्लस एम, सिमिलरली इफ माइनस एम बेटर माइनस एम। मन के विचारों को मैंने प्रकट करने की कोशिश की, समझ में आया? अब कुछ लोगों के मन में ही अगर गड़बड़ कंसेप्ट है तो मन तो फिर गड़बड़ कंसेप्ट ही सोचेगा। तो कुछ लोगों के मन में ये आता है कि ये रेजोनेंस अच्छा देगा, अब क्या करें? सोचना तो ऐसे चाहिए था कि भैया प्लस एम है, प्लस मतलब देना, देने वाला व्यक्ति कौन अच्छा होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन है, तो वो अच्छे से देगा। या दूसरे एंगल से, भैया जब देगा तो पॉजिटिव आएगा, एन पे और ओ पे पॉजिटिव में एन पे पॉजिटिव अच्छा लगता है ओ के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली प्लस एम ज्यादा अच्छा किसका है, एन का। तो मन में अच्छे विचार आएंगे ना, तभी रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस बन पाएंगे। जैसे सिक्स्थ वाला देखिए, यहां तक कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तुम एक काम करो ना यार, अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हो कि ये कहीं क्या करोगे इसको बाद में, चलो बाद में लिख लेना हटाओ, अभी पहले मन में सारे विचार आने दो, अभी तो विचार और आएंगे। हाँ जी, यहां पर क्या लग रहा है तुम्हें, सिक्स्थ वाले में क्या लग रहा है? पहले तो ढूंढो रेजोनेंस किस तरीके का है, रेजोनेंस किस तरीके का, क्या रेजोनेंस है यहाँ, क्या रेजोनेंस है बताओ मुझे। माइनस एम, पाई पाई, बिल्कुल पाई पाई, पाई पाई रेजोनेंस तो आरएस बना है, माइनस एम है यहां पर, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की तरफ विड्रॉ होगा, यहां पर नाइट्रोजन की तरफ विड्रॉ होगा, ये होगा, तो क्या होगा, ये होगा, और क्या होगा, ये होगा भैया, और क्या होगा, ये तो माइनस एम है, माइनस मतलब विड्रॉ करना, सीधी बात है, जो एक्सपेक्टेड है वो काम अच्छा हो। प्लस एम तो प्लस एम अच्छा हो, माइनस एम तो माइनस एम अच्छा हो, माइनस मतलब विड्रॉ करना। बताइए माइनस एम ज्यादा अच्छा किसका, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? अरे भाई अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा करेगा ना। हाँ ये बात, तो माइनस एम, भैया माइनस एम में सी एच ओ इज बेटर देन सी एच डबल बॉन्ड एन एच, राइट। अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है। जैसे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, रेजोनेंस इसमें कैसा है भैया, लोन पेयर पाए, इसमें कैसा है, वही लोन पेयर पाए, कि आरएस दो दो दोनों में, इसमें क्या आरएस बन रही, ये बन रही, इसमें क्या आरएस बन रही, ये बन रही। कैसा फील आ रहा है, इन दोनों आरएस को देखो, इन दोनों आरएस को देखो, कैसा फील आ रहा है बताओ तो, कैसा फील आ रहा है? किसी को तो वो फील आएगा। हाँ कई लोगों ने सही बोला सर, ये इक्विवेलेंट आरएस है सर, सर दीज टू आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आरएस। अरे भैया केवल आरएस हो और एक जितनी आरएस हो वो इक्विवेलेंट हो, क्या अच्छा होता है? आरएस होना कि इक्विवेलेंट आरएस होना, क्या अच्छा होता है बताओ? एक जैसा होना, एक जैसा होना कितना अच्छा होता है यार, हमेशा कितना अच्छा होता है। डिफरेंसेस ना हो, मनुष्य मनुष्य में डिफरेंस ना हो, सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो, सबके मन में सद्भाव जागे, सबका भला हो, ठीक है। तो क्या अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ू आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यार देखो ऑर्गेनिक जो है ना, वो मैंने कहा ना जिंदगी का फलसफा है, मैंने तो पूरी ऑर्गेनिक को जिंदगी से कनेक्ट किया हुआ है। जिसको जिंदगी अच्छी जीनी है उसका ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा, मतलब जिंदगी के फलसफे, अगर जिंदगी के कंसेप्ट बड़े अच्छे हैं, ऑर्गेनिक अच्छा होता है, राइट। तो इक्विवेलेंट आरएस बड़ा अच्छा है। ऐसे यहां देखो इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा, ऐसे ही समझ में आ रहा है मुझे, तो बताओ जरा कौन ज्यादा अच्छा। बी, वही इक्विवेलेंट आरएस बच्चा है ना। तुम चाहो तो जब इसको नोट करो तो लिख लेना इक्विवेलेंट आरएस, अब आरएस अपन बार बार नहीं बना रहे, इतना पहले कॉपी करो। नाइन्थ में मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, इसके पहले अब एक मन में विचार और आया क्या, इक्विवेलेंट आरएस, हा, इक्विवेलेंट आरएस। तो यहां पर लिखना फॉर हायर
रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। और क्या आना चाहिए मन में, आ हा, ऐसा, ठीक है। मन में भाव कैसा आना चाहिए, तो लिखना मन का भाव, आ हा। फिर मन में ये आ हा कैसे आएगा भैया, ऐसे आएगा, ठीक है। चलो कॉपी करो। पिछली स्लाइड ये रही भैया, पिछली स्लाइड ये, या पिछली आ गई, थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। अरे बेटा यहां पर इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, नो डाउट, बट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट है। यहां पर इक्विवेलेंट आरएस है, तो इक्विवेलेंट आरएस इज बेटर साइड देन नॉन इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। एर्थ वाला भी इक्विवेलेंट आरएस यार बच्चा, यहां पर आप बना लेना, बस H की जगह CH3 तो है, तो इसमें भी इक्विवेलेंट आरएस, तो दो आरएसएस में, दो आरएसएस में, बट इसमें दोनों की दोनों इक्विवेलेंट बनेगी, तो इसलिए बेटर है वो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ूं। अब जरा नाइन्थ को देखना, नाइन्थ में रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन आप रेजोनेंस का फील देखो, देखो ध्यान से, इधर इधर इधर, तो रेजोनेंस ऐसे चल रहा है, ये देखो, ये देखो, एक सिंगल डायरेक्शन में रेजोनेंस, ऐसे ऐसे। यहां देखना रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, फिर ये रेजोनेंस ऐसे चल रहा है। मतलब मुझे यहां पर दो अलग अलग डायरेक्शंस दिख रही हैं, एक रेजोनेंस की डायरेक्शन ये दिखती है और एक रेजोनेंस की डायरेक्शन मुझे ये दिखती है। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, अगर ऐसा है शांत जल में कुछ लहरें, ऐसा ऐसा, एक सिंगल डायरेक्शन में रेजोनेंस, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और अगर दो अलग अलग डायरेक्शंस में हो, ऐसा ऐसा, इधर इधर में ये, तो इसका अलग कॉन्जुगेशन, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ये कहलाता है क्रॉस कॉन्जुगेटेड। अब तुम मुझे खुद बताओ, एक है शांत मन और एक है क्रॉस कॉन्जुगेटेड मन, क्या लगता है तुम्हें कौन सा अच्छा है? मन अपने आप कहेगा, मन अपने आप कहेगा एक्सटेंडेड इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेटेड। क्रॉस नहीं यार, क्रॉस नहीं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। तो 2021 जीवन ऐसा चले, ऐसा 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 नहीं, नहीं, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, ठीक है। ये डेफिनेटली अच्छा होता है बेटा, दिस इज नॉट गुड। सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज बेटर साइड। जैसे इसको पकड़ना जरा, ये कॉपी कर लो फटाफट, ये कॉपी कर लो। तो यहां पर एक पॉइंट और,
चलो अब चलिए आगे बढ़े। कैन वी मूव? बेटा इसको याद रखना, एक्सटेंडेड बेटर है। ऑर्गेनिक में एक्सटेंडेड सिस्टम को हम बेटर मानते हैं। अब इसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी सेम, इक्वल, सेम रेजोनेंस एनर्जी। क्यों सेम रेजोनेंस एनर्जी? क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीशीज नहीं है, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज नहीं है, मींस ये जितने भी हैं ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। ये दोनों जो है, ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर ये दोनों दो अलग अलग कंपाउंड है यार, ये दो अलग अलग स्पीशीज है, ये आपस में थोड़ा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या ये आपस में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसे कर दो, अरे भैया ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये तो एक ही सिस्टम का पार्ट है, और इस सिस्टम का रेजोनेंस हाइब्रिड तो कॉमन ही होगा ना, तो इस सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही है। तो ऐसे बेवकूफ मत बन जाना, ऐसा नहीं कि सर ये तो सर एक्सटेंडेड सिस्टम है, सर ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो एक्सटेंडेड बेटर होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा दो अलग अलग लोगों, दो अलग अलग शरीर, दो अलग अलग आत्माओं की कंपेयर होती है। अगर कोई एक ही सिस्टम का पार्ट है उनकी कंपेयर नहीं होती। जैसे ये तो वो बात हो गई, क्या बताओ इसकी और इसकी रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो गया? अरे यार ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो पूरे सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। ऐसे बेवकूफ नहीं बनना बेटा, ठीक है? समझ में आई बात? तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड सेम है, तो रेजोनेंस एनर्जी सेम, और क्या सेम सिस्टम का पार्ट है। तो चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया रेजोनेंस एनर्जी की पूरी कहानी मैंने बता दी। अब सेकंड लास्ट टाइटल, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी, बॉन्ड, डिसोसिएशन एनर्जी, अटैकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इतना अपने को खत्म करना है भैया। थोड़ा जल्दी चलेंगे, ये तो आज भी नहीं खत्म हो रहा। थोड़ा स्पीड से चलते हैं आज यार, स्पीड से पढ़ाता हूं। हटाओ फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ये पहले डिफाइन कर चुका हूं, फ्री रेडिकल क्या होता है। न्यूट्रल स्पीशीज, लिखते जाओ फटाफट, सब पहले पढ़ा चुका हूं। स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल, तो न्यूट्रल कार्बन विद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। फटाफट कॉपी करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। छाप छाप लिया? आगे बढ़ू। यूपी क्या होता है? अरे यार बेटा पहले ही तो बता चुका हूं, यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। ये तो क्या डिफाइन किया। अब स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करते हैं आप खुद ही कंपेयर करना, और क्या। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये फ्री रेडिकल है और एक ये फ्री रेडिकल है,
एग्जाम्पल नंबर 2, ये फ्री रेडिकल है और एक ये फ्री रेडिकल है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल। तो ध्यान दो, फ्री रेडिकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहता है, वो अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता है। तो अगर कहीं पर उसको डीलोकलाइजेशन होने का मौका मिल जाए तो वो फिर स्टेबल हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, फर्स्ट वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है तो बिल्कुल इस तरीके से रेजोनेंस डिस्पर्स होगा और अनपेड यहां पर आ जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब मैं कहूंगा इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो फ्री रेडिकल कौन से स्टेबल होंगे? जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स आराम से हो सकता है, अगर रेजोनेंस की मदद से डिस्पर्स हो सकता है बहुत ही अच्छा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना अच्छा। तो इन दोनों में बी वाला ज्यादा बेटर, ज्यादा रेजोनेंस डिस्पर्शन होगा। अब यहां देखिए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में रेजोनेंस नहीं है, क्या कोई तरीका है जिससे डिस्पर्स हो सकता है? हाँ जी, हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे भी तो डिस्पर्स होता है, रेडिकल के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगेगा? जो फ्री रेडिकल वाली साइट है उसके पास वाले हाइड्रोजन से हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, याद करिए मैंने फ्री रेडिकल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। एच पे डॉट, अब देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन से एच पे आ गया, डिस्पर्स हुआ ना विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, वो चीज यहां भी है, वो चीज यहां भी है। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं ऐसी, लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो हम कहेंगे यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है विच कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, अल्फा एच। ठीक है, और यहां पर कितने हैं इस फ्री रेडिकल के लिए? एक ही अल्फा एच है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल। राइट, करते जाओ। तो ऐसे कंपेयर करना, मैं तुम्हें एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता हूं पहले यार, वो तुम्हें मदद करेगा ही। स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हें थोड़ा थोड़ा किसी और चीज की स्टेबिलिटी को याद दिला देगा, एग्जैक्टली तो वो नहीं है बट थोड़ा थोड़ा। किसी की याद आ रही है क्या इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखकर? हाँ हाँ, सही बोले सही बोले, कार्बोकेटायन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, कार्बोकेटायन में डांसिंग रेजोनेंस और वो सारी चीजें जो ट्रोपाइलियम वगैरह था वो सब चीजें यहां पर नहीं होती है, ये ऑर्डर। ठीक है, तो इसको याद रखना, वही रेजोनेंस ज्यादा है, हाइपर ज्यादा है, या sp2 में या sp में है, तो वही सेम रीजनिंग है यहां पर। तो ये ऑर्डर आप याद रखें, रेजोनेंस वाले बेटर, देन हाइपर वाले बेटर, फिर हाइब्रिड वाले। राइट, तो करिए नोट, पहले इसको नोट करो। ये नोट हो गया क्या? नहीं, डांसिंग इसमें नहीं होता है, वो कार्बोकेटायन में ही होता है। इसके बाद में इसको कॉपी करिए, इनके नाम भी पता होने चाहिए, अब तक तो नाम याद होने चाहिए। ये अराइलिक है भैया, बेंजीन पर कुछ कुछ होता है तो ये अराइलिक है, और अराइलिक फ्री रेडिकल। ये अपना विनाइलिक है, डबल बॉन्ड वाली साइड पर विनाइलिक फ्री रेडिकल। ये अपना अलाइल है, अलाइल
कार्बन कार्बन डालूंगा पड़ोस वाली पोजीशन, अलाइलिक। ठीक है, अब इस ऑर्डर की भी अपन थोड़ी सी मदद लेंगे। इसमें कंसेप्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, रेजोनेंस फिर हाइपर। क्या कॉपी कर लिया है? जल्दी करो यार, जल्दी करो कॉपी। लास्ट में आप लोग एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ छूट भी जाएगा तो स्क्रीनशॉट से लिख लेना। स्क्रीनशॉट तो सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट सारे दिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करो। अब जरा ध्यान देना, यहां डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट, और यहां डॉट। करिए कंपेयर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये रेडिकल्स मैंने बनाए हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ हो सकते हैं बेटा, बाई रेडिकल होते हैं ना। ओके अर्जुन, टेक केयर। क्या मैं आंसर बताऊं? सी ए ई डी एफ बी, सी ए ई डी एफ बी। अरे वाह यार, ये तो सही है आंसर। पहला आंसर देखा, पहला ही सही। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया, गुड। देखो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये डबल बॉन्ड के पड़ोस वाली पोजीशन, मतलब यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिख रही है, तो मैं कहूंगा ये अलाइलिक दिख रहा है मुझे, अलाइलिक। दिस इज अलाइलिक। अलाइलिक अगर मैं फ्री रेडिकल के कार्बन को डिग्री में कन्वर्ट करूं, मतलब डिग्री अगर पूछूं तो क्या बताओगे मुझे? फ्री रेडिकल वाला कार्बन का डिग्री क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन सा कार्बन है वो? 1 डिग्री यार। वो फ्री रेडिकल वाला कार्बन एक डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट करते हैं, अलाइलिक 1 डिग्री है। अलाइलिक और सी वाला भी तो अलाइलिक है। देखो डबल बॉन्ड के पड़ोस पोजीशन पे रेडिकल, तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी तो अलाइलिक है। ये है अलाइलिक 2 डिग्री। अच्छा, ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली साइड पर रेडिकल, तो ये विनाइलिक है भैया, विनाइलिक। अच्छा, ये अपने रूटीन 2 डिग्री है, रूटीन 2 डिग्री, ये अपनो रूटीन 3 डिग्री, ये अपनो रूटीन 1 डिग्री। तो जहां पर रेजोनेंस है वो ज्यादा अच्छा होगा। रेजोनेंस है कहां? ए में और सी में। और जहां विनाइलिक है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद है। तो विनाइलिक वाला बिल्कुल बर्बाद, मतलब बी तो हो गया आपका क्या? लास्ट। और ए और सी ये होंगे बेटर, क्योंकि अलाइलिक है, रेजोनेंस है, बढ़िया। बाकी लोग बीच में होंगे। बीच में कौन कौन होंगे भैया आपके? डी, ई और एफ। डी, ई और एफ बीच में होंगे, तो रेजोनेंस बढ़िया, विनाइलिक बेकार, बीच में ये। अब डी एफ में पहले कर लेते हैं। डी और डी एफ में क्या रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है, तो हाइपर लगाएंगे। यहां पर हाइपर कितना क्या है भैया? हाइपर है यहां पर, देखो इसका हाइपर अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा sp3 है, तो 2 यहां पर है, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा। तो इसमें हाइपर में 3 अल्फा एच है, इसमें 3 3 6 7 8 अल्फा एच है।
इसमें एक अल्फा एच जो हाइपर में पार्टिसिपेट करेगा। डेफिनेटली जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल उतना स्टेबल होगा। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा कहां है? ई में, फिर डी में, और फिर एफ में, डी लास्ट में। अब ए और सी में भी आप देखिए, ए और सी में फ्री रेडिकल के लिए सी वाले फ्री रेडिकल में हमें हाइपर दिख रहा है, यहां पर इसके ठीक पास में यहां पर हमें हाइपर दिखता है। तो इसमें दो अल्फा एच हमें नजर आता है हाइपर के लिए, इसमें हमें रेडिकल का हाइपर नहीं दिखता। तो बेटर कौन सा होगा? सी, फिर ए। तो आंसर होगा आपका ये वाला। समझ में आई बात? ठीक है। अब पता है इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, एक और तरीका बता रहा हूं। सेम क्वेश्चन, घुमा के पूछ लेगा। क्या करेगा? आपको एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग CH बॉन्ड मार्क करेगा और पूछ लेगा। और मार्क क्या करा भैया? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। पूछेगा क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज बताइए। होमोलिटिक क्लीवेज से आपका रेडिकल बनता है। तो पूछ क्या रहा है कि भैया इन सभी CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करिए और बताइए कौन सा CH बॉन्ड सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ टूटेगा, कौन सा CH बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो ये कैसे करेंगे? यार CH बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज अगर कर रहे हो CH बॉन्ड का, तो रेडिकल बन रहा है, तो तोड़ने के बाद अगर स्टेबल चीज बनेगी तो वो कम एनर्जी के साथ टूट जाएगा। तोड़ने के बाद में जो चीज बन रही है, रेडिकल जो बन रहा है, अगर वो उतना स्टेबल नहीं है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब अगर तोड़ने के बाद CH बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज के बाद में अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, then that CH bond will need lesser amount of energy for dissociation for breaking. तो मैं कह सकता हूं कि bond dissociation energy of CH bond is reciprocal to free radical stability at that side. More stable free radical तो less amount of energy से वो टूट जाएगा। तो ये अगला जो हमारा टाइटल रहेगा वो यही रहेगा, क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। भले वो होमोलिटिक बोले ना बोले, हमें होमोलिटिक लेके चलना है। रेसिप्रोकल टू फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब आप देखिए फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, BD का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा। ए में होमोलिटिक क्लीवेज कराया तो जो रेडिकल बनेगा वो यही वाला तो बनेगा, बी यही वाला तो बनेगा। तो इनके डिफरेंट साइड्स पर रेडिकल ये बने हुए तो हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर तो ली। तो जहां मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, टूटने के बाद मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, वो सबसे कम एनर्जी के साथ टूटेगा। तो सबसे कम एनर्जी के साथ में सी टूटेगा। मतलब मैं इस ऑर्डर को बिल्कुल उल्टा कर दूंगा। तो बी, देन एफ, देन डी, देन ई, देन ए और देन सी। दैट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी से रिलेट होता है। बी वाला लास्ट क्यों आया? अरे भैया यहां देखो ना, ये विनाइलिक, विनाइलिक से तो नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री बेटर होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे BD कंपेयर करके बताना। BD कैसे कंपेयर करोगे? उन साइड्स पर रेडिकल बनाना। कैन वी मूव? एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे BD का। मैं BD पूछ रहा हूं तो तुम लोग क्या करना? रेडिकल बनाना अलग अलग साइड्स पे। करो कंपेयर, A B C D। मुझे BD का ऑर्डर चाहिए, BD फॉर CH बॉन्ड। बताना जरा।
डिक्रीजिंग ऑर्डर, BDAC, BDAC, अरे वाह यार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। FRS का ऑर्डर क्या आएगा? फ्री रेडिकल सबसे अच्छा बनेगा तुम्हारा C पर, फिर बनेगा तुम्हारा A पर, फिर बनेगा D पर, और सबसे बेकार बनेगा B पर क्योंकि विनाइलिक है, तो इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा BDAC। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए भैया, तो ये हो गया फ्री रेडिकल की कहानी के बारे में। फ्री रेडिकल में एक और ऊट पटांग चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, एक ऊट पटांग चीज और देख लो। देखो, मैंने ये कतई नहीं कहा, मैंने ये कतई नहीं कहा, तीसरी बार बोल रहा हूं, मैंने ये कतई नहीं कहा कि फ्री रेडिकल को कार्बोकैटायन जैसा मान के एज इट इज कर देना, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो बस ये कहा फ्री रेडिकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस और विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो उस वजह से हमें कुछ कार्बोकैटायन जैसा फील आया था, बट मैंने ये कतई नहीं कहा कि कार्बोकैटायन ही मान लेना, ये तो मैंने नहीं कहा। तो मैं एक स्पेशल चीज बताता हूं, देखो, जैसे ये दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, यहाँ कार्बोकैटायन है और यहाँ फ्री रेडिकल है, दोनों का आंसर्स में अंतर देखना आप। पहली बात तो भैया यहाँ रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बताता हूं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आयन कॉन्जुगेशन कर दो, आप कम से कम 2021 में तो ऐसे काम ना करें, 2020 में गलतियां कर ली, इट्स ओके यार, कि 2021 में भी यही काम करोगे। कितनी बार मना करा मैंने कि ये काम नहीं करना है, ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ पॉजिटिव क्रिएट मत करना, फिर कर दिया तुमने उठाकर। मतलब 20 की गलती को 21 में रिपीट करोगे, क्यों क्यों किया, बताओ किसने किया ये काम? ऐसे नहीं सोचना यार, 21 आप तो 2021 आ गया यार, साल चेंज हो गया, गलत बात, सरासर गलत बात, गलत बात। तो रेजोनेंस नाम की चीज नहीं है, पहली चीज। ठीक, चलो, रेजोनेंस, नो रेजोनेंस क्या है भैया? हाइपर है, ठीक है, 3 अल्फा का, यहां पर 2 अल्फा का, लेकिन याद करिए एक्सेप्शन ऑफ हाइपर, मैंने कहा था एक ही अल्फा का डिफरेंस अगर है और विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, दिस इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो भले ही एक अल्फा कम हो, 2 अल्फा वाला ही, बट विड्रॉइंग ग्रुप से कार्बोकैटायन को दूर रखिए, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। लेकिन अगर इन साइड्स पे फ्री रेडिकल है, आ हा 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 आ हा 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 हा, देखो देखो देखो, यहां पर रेजोनेंस है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज होगा, ये ठीक है, और यहां पर नहीं है। मैंने बोला था ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ पॉजिटिव मत बनाना, मैंने ये बोला है, ठीक है, कैमरे के सामने कई बार बोल चुका हूं, यहां पर मैंने पॉजिटिव नहीं बनाया है, तो ये तो अलाउड है ना, ऑक्सीजन पे ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन, इट्स ओके, पॉजिटिव थोड़ा बनाया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट्स ओके, पॉजिटिव थोड़ा बनाया, ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ पॉजिटिव इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का हमें रेजोनेंस दिख रहा है, यहां पर रेजोनेंस नहीं दिख रहा, मतलब फ्री रेडिकल में दिस इज मोर स्टेबल, यही तो बात है फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होना चाहता है, तो ये मत सोचना कि यार इसका मतलब फ्री रेडिकल के लिए अपने को डोनेटिंग चाहिए, विड्रॉइंग नहीं चाहिए, नहीं भी है, विड्रॉइंग है देख, बट रेजोनेंस स्टेबिलिटी आई ना, रेजोनेंस तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल का अनपेड इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होना चाहता है, ठीक है, उसके डिस्पर्शन में जो मदद करेगा भैया वो उसके साथ, ठीक है, छाप लो। राइट, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फ्री रेडिकल वाली कहानी खत्म, CHBD खत्म। अब एक लास्ट टाइटल बचा है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, वो मैं पढ़ाता हूं, और GOC खत्म पूरी, राइट। तो 10 मिनट में अपन वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर के बाद में बिना कहे आपको पूरा मॉड्यूल कर लेना है, पूरा GOC का मॉड्यूल आप अब अटेम्प्ट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको GOC का पूरा करना है, ठीक है।
तो मैंने ऑफिशियली आपको बोल दिया है। और अब आप एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जीओसी पढ़ो बैठकर एनसीईआरटी से, सब समझ में आएगा। आगे है अब अटेकिंग रिएजेंट डेटा, छोटा सा टाइटल है तो, अटेकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, दो मेनली हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल्स ले लेता हूं मैं। इलेक्ट्रोफाइल, देखो लास्ट टाइटल जल्दी खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, ये जो फिलिक टर्म है ना, फिलिक टर्म, इसका मतलब होता है चाहना, प्यार करना। तो इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहता हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो। कौन इलेक्ट्रॉन को चाहेगा रे? सीधी बात है, देखो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि जो चीज उसके पास है उसकी उसको कद्र नहीं होती, वो हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो चीज उसके पास नहीं है। इसीलिए जब से जन्मा चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे, बस यही इसी में उलझा हुआ है, इसी में उलझा हुआ है। जो है वो नहीं, जो नहीं है चाहिए रे चाहिए रे, वो जब मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं, चाहिए रे, बस यही है, यही है, यही दुख का कारण है। तो इलेक्ट्रोफाइल हु लव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या अगर कंप्लीट ऑक्टेट भी है तो किसी और तरीके से दिक्कत आ रही होगी, कुछ कुछ तो हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज हु लव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो यार देखो सभी दुखी हैं, पैसा नहीं तो दुखी, पैसा हो तो दुखी। मैं कई बार थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं यार, माफ करना मुझे, है ना, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। इसमें कौन कौन से होंगे? तो केस नंबर 1 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही लिखते हैं अभी अपन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? तो भैया कार्बोकेटाइन जो होंगे, कार्बोकेटाइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो मिथाइल कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइनिक कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। तो कार्बोकेटाइनिक कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 से कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो भैया यस दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। आपके फ्री रेडिकल, बिल्कुल फ्री रेडिकल, चाहो तो यही वाला एग्जांपल समझ लो। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए रहे, तो इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब सुनो, इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यार तुमने लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है क्या? आयनिक में लुईस एसिड बेस थ्योरी जानते हो क्या? हाँ, तो लुईस एसिड बेस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर के देने लेने पे डिपेंड करती है। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो कार्बोकेटाइन तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, बट फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोफाइल मे बी लुईस एसिड, मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी, ये लिख देता हूं मैं यहां। तो मे बी लुईस एसिड, मे नॉट बी। मे नॉट बी। तो यहां पर फ्री रेडिकल कोई लुईस बेस थोड़ा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, उसको तो बेचारे को एक चाहिए। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक अपना वो मंगता खानदान, अरे बोरून खानदान, बोरून फैमिली, और क्या, ओ
ठीक है, Fe(x2) लिख लो। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले लिखते जाओ फटाफट। हाँ, बोरोन फैमिली, फ्री रेडिकल कार्बन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, सीधी सी बात बताऊं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, ठीक है। अच्छा सुनो, कोई तुमसे कहे सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ये स्टेटमेंट सही है क्या? सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, राइट और रॉन्ग? गलत बात। जैसे बताऊं आपको, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन देख लो। अमोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा मत समझना कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह तो होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, केस नंबर 2 कॉपी कर लिया क्या? कैन वी मूव? केस नंबर 2, न्यूट्रल स्पीशीज with incomplete octet। यार वैसे एक बात बोलूं, ये चीज यहां पर भी कवर होगी, इसको अपन कैटेगराइज करें नहीं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में अपन ने वैसे न्यूट्रल भी ले लिया, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसमें अपन ने एक जनरल लिख दिया इनकम्प्लीट ऑक्टेट चलेगा, तो इसको अपन अलग से नहीं लिखते, हटाओ इसको भी, उसी में ले लिया मैंने। वरना अपन दो अलग अलग लिखते कि एक पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल, तो वो अपन इनकम्प्लीट ऑक्टेट में दोनों ले लिए। अब एक अपन जनरल लिख देते हैं, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल है बेटा, CO2 या SO2 या SO3, पहले इनको समझो। इनमें तुम्हें देखने पे ऑक्टेट कंप्लीट दिखता है, देखने पे ऑक्टेट कंप्लीट दिखता है। कार्बन देखो ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन तो भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पता है क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, और ऑक्सीजन जो जनाब है ये भैया पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो यहां डेफिशिएंसी आएगी। इसका मतलब ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में होती है। तो यहां मैं केस लिखूंगा, स्पीशीज कंटेनिंग पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। तो ऑक्टेट भले ही कंप्लीट है, लेकिन तो भी यहां पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहां डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मुझे बता सकते हो SO2 SO3 में कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा बेटा? कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सल्फर, बिल्कुल। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा ज्यादा लालच के चक्कर में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऐसे यहां पर भी ये सल्फर इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो लिख लें, तो ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जहां पर पाई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा, तो ऐसी स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। आगे जब 12th में पढ़ोगे तो ये और गहराई से समझ में आएंगी बातें। केस नंबर 3, इसको पूरा करके ही हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है ना? आज ही खत्म करना ही है। केस नंबर 3, 5-1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा ताकि ये खत्म हो जाए। केस नंबर 3, स्पीशीज containing vacant d orbital, ये भी जैसे सुनो PCl5 SbCl5 एटसेट्रा, तो ये लोग भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव
कर सकते हैं, जबकि इनके पास में पैसे की कमी नहीं है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी क्योंकि इनके पास में डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, फास्फोरस के पास में वैकेंट डी है, अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। ये रिएक्शंस में कैसे काम आएगा समझाता हूं। जैसे कई बार आपको एरो पे ये लिखा मिलता है बेटा SbCl5 ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पर कुछ दिया हुआ है, तो आपको थॉट होना चाहिए कि अच्छा यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, यहां से जो Cl नेगेटिव निकलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां क्या बनेगा R प्लस प्लस SbCl6 नेगेटिव। ऐसे रिएक्शंस में आपको ये सोचने में मदद करेगा। ठीक है, हाँ, ये यश बहुत अच्छी बात बोली कि सर इनके पास में देखने में पैसा भरा हुआ है, बट अभी भी तिजोरी पूरी भरी नहीं है, खाली तिजोरी है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। आगे बढ़ता हूं न्यूक्लियोफाइल्स, फटाफट न्यूक्लियोफाइल्स और पढ़ लेते हैं। कॉपी कर लिया? अब न्यूक्लियोफाइल्स में फटाफट इधर ही ले लेता हूं यार, स्लाइड अब नहीं, कौन लेगा, स्लाइड भी खत्म हो गई। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, लिखते जाओ फटाफट। इलेक्ट्रॉन रिच, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच यार, न्यूट्रल विद लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर हो सकते हैं, और क्या। तो केस नंबर 1 न्यूट्रल विद लोन पेयर, न्यूट्रल स्पीशीज विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ROH, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे यार, बहुत सारे, मतलब किसके नाम लिखूंगा मैं, प्राइमरी अमाइन से, कुछ भी न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, निगेटिवली चार्ज्ड कंटेनिंग लोन पेयर, इसमें कौन कौन है, जैसे RO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, एटसेट्रा। ठीक है, ETC कर देता हूं मैं, तो मतलब कुल मिलाकर न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे बेटा, जो लोन पेयर दे सकते हो। ठीक है, किन किन के पास होगा, न्यूट्रल विद लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। अच्छा, थर्ड इसमें एक केस और आता है, एक थर्ड केस और आता है इसमें, जो अपना बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड दे दें, केस नंबर 3 पाई बॉन्ड डोनर। ये तो मैं रिएक्शंस में ज्यादा समझ में आएगा, जैसे बेंजीन जो है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे को देती है, एल्कीन एल्काइंस देते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, एल्कीन एल्काइन। ये जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे ना तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब भैया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं या बॉन्ड पेयर दे रहे हैं, पाई बॉन्ड दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट फाइनली GOC, राइट। तो GOC अपना खत्म, लगभग सारी चीजें खत्म, कुछ मुझे याद नहीं आ रही, पूरा मॉड्यूल होमवर्क है। फाइनली बताइए GOC कैसा लगा। अब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, मजेदार। चलो, आप लोगों से 11th क्लास में GOC बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, ये नींव का पत्थर है पूरी ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। इसके बाद में अब आइसोमेरिज्म छोटा, बहुत छोटा सा टाइटल है, और हाइड्रोकार्बन में तो कुछ है ही नहीं, वो तो मतलब एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ेंगे, मेन हाइड्रोकार्बन 12th में पढ़ेंगे। तो अब ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आइसोमेरिज्म 5-6 लेक्चर में वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, और 3-4 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन, मतलब 8-10 लेक्चर में अपन पूरा ऑर्गेनिक का वाइंड अप कर देंगे, राइट। चलो अब तुम फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लेना हो किसी को तो। हाँ, एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात, आज इवनिंग में थ्योरेटिकल डाउट्स मैं लूंगा, मतलब आपसे के थ्योरी रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप
3-4 बजे तक मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं शाम को 7 बजे के आसपास में डीसीएस लूंगा, लिंक आपके ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगी। मैं डाउट्स उन्हीं के एंटरटेन करूंगा जो अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप पे इवनिंग तक भी पोस्ट कर देंगे। तो कोशिश करिए प्लीज मुझे एटमोस्ट इवनिंग तक पोस्ट कर दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ये क्या हो गया? बाय बेटा, टेक केयर।